गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज जो क्लास होगा आपके सत्ता के समकालीन केंद्र के लास्ट क्लास होंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि चीन की विशेषताएं क्या थी, चीन और भारत के मध्य के संबंध के बारे में देखेंगे। तो ये चीन के बारे में ही देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जापान आज इतना विकसित देश है, क्यों है, परमाणु बम गिरने के बाद भी आज जापान की जो विशेषता है बहुत ही अधिक और बहुत ही विदेश नीति बहुत ही सुदृढ़ है। तो उन्हीं सब के बारे में देखेंगे। तो इसको जानने से पहले हम समझते हैं, यहाँ पे आपके नोट्स देख सकते हैं हम आपके चीन की विशेषता क्या है, ये देखिएगा। ये चीन की विशेषता, चीन की अर्थव्यवस्था की विशेषता आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे चीन और भारत के बीच का संबंध। चीन और भारत के बीच का क्या संबंध है, यही देखेंगे। पूरा यहाँ तक है। आप ये वाला टॉपिक हटा दीजिएगा और इसी में जोड़ दीजिएगा। चीन और भारत के मध्य के संबंध के बारे में ये बताता है, ये पूरा यहाँ पे। और यहाँ 9 लिख 59 लिख लीजिएगा, 1959 ईस्वी में ये हो गया। फिर हम देखेंगे जापान। हम जापान के बारे में समझेंगे कि जापान क्या है। इतना हो गया, तो चलिए हम समझते हैं। तो हम देखेंगे कि चीन के अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो चीन आज पूरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक संपन्न देश बना है। तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक संपन्न देश है। यह अनुमान लगाया गया है चीन का कि चीन 2040 तक, कितने तक, 2040 तक, चीन जो है 2040 तक, चीन 2040 तक विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संपन्न देश बन जाएगा, यह अनुमान लगाया गया है। और चीन आज इतनी डेवलपमेंट करने का क्या है, उसका तरीका क्या है कि चीन ने समय समय पर अपने चीज़ों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नए नए तरीके, विदेश नीति अपना रहा है। यही उनका प्रमुख कारण है कि चीन आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, या तो फिर वह आर्थिक विकास कर रहा है, या तो फिर औद्योगिक क्षेत्र में, या तो फिर कृषि के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। अगर चीन का थोड़े से पीछे जाकर अगर हम इतिहास देखें तो 1949 की अगर बात कहते हैं, 1949 में हम एक व्यक्ति को जानते हैं, माओ। तो 1949 ईस्वी में माओ, जो कि चीन के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, उनके नेतृत्व में चीन में 1949 में जनवादी, क्या, जनवादी क्रांति हुआ। जनवादी क्रांति हुआ और वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो शासन थे उन्हें उखाड़ फेंके, और साथ ही साथ वहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया। कहाँ पे, चीन एक गणराज्य कब बनता है, 1949 ईस्वी में चीन एक गणराज्य बनता है। वहाँ पे साम्यवादी पार्टी का शासन स्थापना होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1900 डायरेक्ट चल जाते हैं 72 में। 1972 की बात है, कब की बात है, 1972 की। 1972 में देखें तो चीन ने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम चीन ने अपनाया था। 1972 में चीन ने अपने देश का औद्योगिकरण से लेकर के आधुनिकीकरण अपनाया। 1972 में चीन ने आधुनिकीकरण की नीति को अपनाए, और इस आधुनिकीकरण की जो नीति है उन्हें अपना करके, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो गया या तो चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्र में आज वह विकास कर रहा है चीन। आज चीन विकास कर रहा है। और 1978 की बात आती है चीन की, कब की, 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, जो कि बार बार क्वेश्चन में या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर या तो वन लाइनर में देखा दिया जाता है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो 1978 में अपनाई। किसके नेतृत्व में अपनाया था, तो चीन ने जिया ओपेंग के नेतृत्व में
क्या है, जिया ओपिंग के नेतृत्व में अपनाया था। ओपिंग, जिया ओपिंग के नेतृत्व में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। कब, 1978 ईस्वी में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको जानना ही होगा। तो यह आपकी चीनी अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। आज चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है, क्योंकि विदेश नीति से लेकर के वह देखते हैं आपका आर्थिक विकास भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। तो यह महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपको जानना है, ये चीन के मध्य के संबंध हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चीन और भारत के बीच में क्या संबंध है। चीन और भारत के बीच में संबंध, चीन और भारत के बीच में संबंध, भारत बीच में संबंध, चीन और भारत के बीच का संबंध के बारे में समझेंगे। तो चीन और भारत के बीच का यदि संबंध देखा जाए तो सर्वप्रथम चीन और भारत का तो शुरू से ही बनता ही नहीं है, क्योंकि पहले चीन और भारत के मध्य क्या था, चीनी और हिंदी भाई भाई। क्या कहते थे पहले, चीनी हिंदी भाई भाई का जो फार्मूला था, जो विशेषताएं थे, काफ़ी प्रचलित थी। कहा जाता था कि चीनी हिंदी भाई भाई बोला। उसके बाद चीन ने हमारा देश, भारत के जस्ट ऊपर क्या है, तिब्बत है। भारत के जस्ट ऊपर यहाँ वाला जो कंट्री है वह तिब्बत है। तिब्बत पर 1959 ईस्वी में कब्जा कर लिया। कौन, चीन। 1959 ईस्वी में तिब्बत पर चीन आक्रमण करके कब्जा कर लिया। उसके बाद 3 साल बाद देखते हैं 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर भी आक्रमण कर दिया। क्या कह करके कि हमारा क्षेत्र है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जगह है ना, वो हमारा क्षेत्र है कह करके, सीमा विवाद करके 1962 ईस्वी में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। और 1962 के युद्ध भारत और चीन के मध्य हुआ, और चीन ने हमारा थोड़ा सा क्षेत्र, लद्दाख के ऊपरी भाग, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो लद्दाख के ये वाले भाग पर 10% क्षेत्र पर, कितने, 10% क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया। और यहाँ पर एक लाइन है LAC लाइन खींच दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कब, 1962 ईस्वी की बात है। और ये अरुणाचल प्रदेश को पहले नीफे कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश जो है उसे चीन अपना क्या बोलता है, दक्षिणी तिब्बत के नाम से बताता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के नाम से चीन बताता है कि यह हमारा दक्षिणी तिब्बत है। लेकिन ये सब तो बात की बात है कि ये इतने सारे विवाद हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन और भारत के मध्य के जो संबंध है कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन 1928 ईस्वी में, कब, 1928 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में राजीव गांधी होते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बनते हैं, 1985 ईस्वी में। और 1988 ईस्वी में जो राजीव गांधी है वह चीन का दौरा करते हैं, और चीन जाने के बाद वहाँ के जितने भी नेता हैं उनसे क्या करते हैं, समझौता करते हैं। समझौता करने के उपरांत है कि 3 से 4 पोस्ट खोले गए व्यापार करने के लिए। भारत और चीन के मध्य सीमा में जगह जगह पुलिस चौकियां लगाए जाते हैं, तो जगह जगह पे पुलिस चौकी हैं, तो वहाँ से 3 से 4 ऐसी चौकियां को खोले गए ताकि भारत और चीन के मध्य व्यापार हो सके। और इसी कारण से आज भारत और चीन के मध्य 30% व्यापार देखने को मिलता है। यही था चीन और भारत के मध्य संबंध और चीन की विशेषता बताए, माओ के नेतृत्व में इनकी क्रांति बताए। और भारत और चीन के मध्य का संबंध यदि पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे कि जापान आज एक इतना विकसित देश है। जापान का क्या कहानी है, तो जापान एक विकसित देश की कंट्री में आता है। क्यों, बात है 1945 की, बात है 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु बम गिराए थे। एक है 6 अगस्त को और एक है 9 अगस्त को। दो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी, आप इंग्लिश लेटर में देखिएगा तो N से पहले H आता है, तो N से पहले क्या आता है, H। तो हिरोशिमा में कब गिराए गए थे, 6 अगस्त को। उसके बाद N, नागासाकी बाद में आता है। यदि आप इंग्लिश वर्णमाला में जाइएगा तो
नागासाकी में गिराया था 9 अगस्त को 1945 ईस्वी में ही। ये दो परमाणु बम गिराने के बाद भी यदि आज जापान को देखें तो भारत से काफ़ी विकसित देश है। वहाँ का टेक्नोलॉजी, वहाँ का कंपनियाँ काफ़ी विकसित है। जापान की प्रमुख कंपनियाँ कौन कौन से हैं? टोयोटा कंपनी सुने हैं, गाड़ी देखे हैं टोयोटा का, तो वह जापान की कंपनी है। होंडा जापान की कंपनी है। सोनी जापान की कंपनी है। पैरासोनिक जापान की कंपनी है। कुनैन जापान की कंपनियां हैं। ये सारे जो कंपनियां हैं वह जापान की हैं, जो कि आज जगह जगह विभिन्न देशों में अपना कंपनियां का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जापान का काफ़ी 36 का आंकड़ा था, इसलिए 1951 ईस्वी में अमेरिका और जापान के मध्य समझौता होता है और अमेरिका जो है वह जापान के सुरक्षा करने का जिम्मेवारी ले लिया है और जापान इसका क्या देता है? पैसा देता है। यदि जापान पर कोई आक्रमण करेगा इसका मतलब है वो अमेरिका से पंगा लेगा, क्योंकि जापान की सुरक्षा का जिम्मेवारी अमेरिका ले रखा है और यदि अमेरिका उठ गया तो समझिए वो देश को तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारा तबाही का कारण अमेरिका ही है। ठीक है। उसके बाद भी देखते हैं कि आज एशिया का मात्र एक देश है जापान, जो कि G8 ग्रुप का सदस्य है। G8 ग्रुप का सदस्य एकमात्र देश जापान है, जो कि है हमारे भारत की सैन्य शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली सैन्य शक्ति जापान के पास है। हमारे देश में कितने वन हैं? लगभग 23 से 24%, लगभग 23 से 24% हमारे देश में वन है, और होना कितना चाहिए वन किसी भी देश में? 33%। लेकिन आज जापान के पास कितना परसेंटेज वन है? 66% वन है, जो कि जितना होना चाहिए उससे दुगना है जापान के पास वन। जो कि सोचिए 1945 ईस्वी में दो परमाणु बम गिरने के बाद भी अपने आप को जापान काफ़ी विकसित बना लिया। अगर आप जापान देखिएगा तो जापान के दो प्रमुख द्वीप हैं। एक है आपका ऊपर में देखिएगा होकाइडो, और नीचे का जो द्वीप है आपका होकाइडो, उसके बाद नीचे का एक है होन्शु द्वीप। होकाइडो और होन्शु द्वीप के मध्य जापान बुलेट ट्रेन चलाया है। होकाइडो और होन्शु द्वीप, होन्शु